अगर आपको सिलाई का काम आता है और आप चाहते हो कि आपकी भी इनकम जनरेट हो, घर बैठे आप भी कुछ पैसे कमा लो, तो ये वीडियो आपके लिए एंड तक आपको बिना स्किप करे देखना है। और इस वीडियो में जो भी चीज़ मैं बताने वाली हूँ वो चीज़ दोनों तरह के लोगों पे फिट होगा, जैसे कि कोई घर से काम करता है उनके लिए, या फिर कोई मार्केट में अपनी शॉप ओपन करता है टेलरिंग का, तो उनके लिए भी ये चीज़ बिल्कुल ही परफेक्टली काम करेगी। ये टिप्स और ट्रिक्स उनके लिए भी बिल्कुल उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितने घर से करने वालों के लिए है। तो कुछ चीज़ें बस डिफरेंस हो जाती है जगह का, अदरवाइज सारी चीज़ें आपको ध्यान में वही चीज़ें रखनी होती हैं जो हम घर से करते हैं तब भी ध्यान में रखते हैं, या फिर किसी बिजनेस को मार्केट में बैठ के करते हैं तब भी हम इस बात का ध्यान रखते हैं। सो गाइस, तो कंप्लीट डिटेल में बताने वाली हूँ कि कैसे आप सिलाई का बिजनेस शुरू कर सकते हैं अपने घर से और अच्छा इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, बिना स्किप करें। सो हाय एवरीवन, मैं हूँ प्रीति। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। गाइज, अगर आप सिलाई का काम शुरू करना चाहते हैं अपने घर से, तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है हमारे लिए, क्योंकि इसमें कम से कम इन्वेस्टमेंट लगती है अगर घर से करते हैं तो, क्योंकि दुकान का किराया बाकी सारी चीज़ें बच जाती है। तो सिलाई का काम शुरू करने से पहले आपको सबसे पहले क्या समझना होगा कि आपको सिलाई का काम पूरी तरह से आना चाहिए। अगर सिलाई का काम आपको आता है, अच्छे से आप जानते हैं, फिटिंग, फिनिशिंग, ये सारी चीज़ें आप करना जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज़ आपको अगर कुछ कमी लगती है कि आपके सिलाई के काम में थोड़ी बहुत कमी है, सुधार की ज़रूरत है आपको, देन आप परफेक्टली एक कोर्स कर लीजिए सिलाई का। फिटिंग और फिनिशिंग का काम कीजिए, थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए अपने घर वालों के कपड़ों पे या फिर आसपास के कपड़े सिल करके। तो जैसे ही आपको लगे कि आपकी फिटिंग और फिनिशिंग में आपकी कमांड हो चुकी है, आप बहुत अच्छे से फिटिंग फिनिशिंग देने लगे हैं, तरह तरह की चीज़ें आपको क्रिएट करने में मज़ा आता है, आप बहुत अच्छे से चीज़ों को समझने लगे हैं कि बॉडी किस तरह की है और फिटिंग फिनिशिंग कैसे देनी है, कटिंग परफेक्टली आती है, उसके बाद आपको शुरू करना है अपना बिजनेस। तो सिलाई के काम के लिए आपको एक जगह की ज़रूरत होगी जहाँ पे आप अपनी मशीन रखेंगे, तो और उसके साथ साथ आपको मशीन खरीद लेनी है। तो शुरू में भी अगर स्टार्ट करते हैं बिज़नेस और बिज़नेस के पर्पज़ से आप अगर स्टार्ट करना चाहते हैं इसको, तो मशीन बिल्कुल मोटर वाला ही लें, जो भी टेलरिंग मशीन आती है। घरेलू जो मशीन आती है छोटी वाली, उसको ना खरीदें, उस पर इन्वेस्ट करना सही नहीं है एक बिज़नेस के लिए, क्योंकि जो मोटर वाली टेलरिंग मशीन आती है उसकी स्पीड काफ़ी अच्छी होती है, लेकिन जो छोटी घर वाली घरेलू मशीन होती है उसकी स्पीड काफ़ी कम और उतनी अच्छी फिनिशिंग या स्पीड से हम काम नहीं कर पाते। तो टेलरिंग मशीन आपको खरीदनी चाहिए। अब टेलरिंग मशीन में भी आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, सिंगर के आते हैं, पुष्पा के आते हैं और उषा के आते हैं, बहुत सारे और भी आपको मिल जाएंगे, बहुत ऑप्शंस हैं। और मशीन हमेशा अपने पास वाले जो भी आपके सिटी में या पास में है ऐसे शॉप पर ही जाकर के ले, देख परख के, क्योंकि आजकल नए नए फैशन के नए नए मॉडल के मशीन्स निकल रहे हैं, तो आपको और भी फैसिलिटीज़ देखने को मिल जाएंगी मशीन्स में। उसके साथ आपको टेलरिंग के जो भी सामान होते हैं, लाइक कैंची, आपके इंच टेप, आपकी चौक, आपकी पेंसिल, आपकी डायरी, ठीक है, इन चीज़ों को आपको खरीद लेना है। और आप टेलरिंग बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो इसके लिए आपको कुछ डिज़ाइंस के बुक्स भी खरीदने होंगे, जैसे मैगजीन या फिर इस तरह की जो चार्ट पेपर आते हैं जिनमें डिज़ाइंस बने होते हैं, लेटेस्ट जो डिज़ाइन चल रहे होते हैं मार्केट में वो भी होते हैं कुछ, और कुछ पुराने एवरग्रीन जो डिज़ाइन होते हैं, जैसे थोड़े डीप नेक में कोई एक आध डिज़ाइन है जो हमेशा ही चलते हैं, ठीक है, उस तरह के डिज़ाइंस के आपको जो चार्ट है वो अपने पास रख लेने हैं, जिससे आप कस्टमर को दिखा सकें। ये सामान आपको परचेज कर लेने हैं। इसके साथ आप जो कटिंग करने के लिए टेबल बनवा सकते हैं अगर आपके पास बजट है तो, अदरवाइज इस पे इन्वेस्ट मत कीजिए। आप फर्श पे भी अच्छे से क्लीन करके कटिंग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। और गाइज, इसके साथ आपको टेलरिंग के जो टूल्स होते हैं, लाइक आपको सेफ पट्टी, ठीक है, स्केल वगैरह, ये चीज़ आप ज़रूर रख लीजिए, जिससे आपके काम में और फिनिशिंग आएगी, निखार आएगी, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। और गाइज, आप एक बिजनेस के पर्पज़ से कर रहे हैं सिलाई का काम शुरू, तो आपको एक इंटरलॉक मशीन तो ज़रूर खरीद लेनी है। 5,000 या 6,000 में इंटरलॉक मशीन आपको मिल जाएगी। इंटरलॉक मशीन से क्या है, आपको बहुत ही अच्छी फिनिशिंग मिलेगी आपकी ड्रेस में और आपके कस्टमर बहुत सेटिस्फाइड होंगे, क्योंकि जितनी सुंदर ड्रेस बाहर से लगती है उतनी ही अंदर से भी सफाई हो, कतरन वगैरह ऐसी फालतू की चीज़ें ना हो, तो बहुत ही अच्छा लगता है, ड्रेस अंदर से क्लीन सा रहता है, तो हमारे कस्टमर ज़्यादा सेटिस्फाइड होते हैं, ये मैंने एक्सपीरियंस किया है। सो आपको एक इंटरलॉक मशीन पे इन्वेस्ट ज़रूर करना चाहिए अगर आप टेलरिंग बिजनेस को अच्छा और बहुत अच्छे से अपना चलाना चाहती हैं तो। सो गाइज, तो अभी तक आपने सारी चीज़ें इंतज़ाम कर लिया है अपने बिजनेस के लिए। अब बारी आती है कि लोगों को पता कैसे चलेगा कि हमारे बिजनेस के बारे में, कि हमने स्टार्ट किया है इस तरह का कोई बिजनेस। तो गाइज, क्या कर सकते हैं, आप घर के बाहर अपना एक बोर्ड लगवा लीजिए, लिखवा लीजिए, ठीक है। बोर्ड में अच्छे से आप लिखवाएंगे, और क्या लिखवाएंगे
कि आप जो भी फैशन में चल रहे हैं ना, ट्रेंडिंग लाइक प्लाजो, लहंगा, श्रग, है ना, और फ्रंट कट जो कुर्तीज़ है, इस तरह की चीज़ें आप लिखवा दीजिए उसमें। तो इस तरह से जो फैशनेबल और जो ट्रेंडिंग में डिज़ाइंस चलते हैं उनके नाम अगर आप लिखते हैं तो उनको लगता है कि आपके यहाँ पे अच्छा जो है, जो फैशन में चल रहा है वो ड्रेसेस बनवा सकते हैं वो, और फिर आपके पास ज़रूर आते हैं वो ट्राई कराने के लिए। तो इस तरह से आपको बोर्ड पर लिखवा लेना है। अब उसके साथ गाइस आपको क्या करना है कि आप कोई भी सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, व्हाट्सअप, फेसबुक, ट्विटर, जहाँ भी आप यूज़ करते हैं, अगर आप घरेलू लेडीज़ है तो व्हाट्सअप तो आप डेफिनेटली यूज़ करते ही होंगे, और फेसबुक, ये 2 चीज़ें तो नॉर्मल है, सभी यूज़ करते हैं। तो वहाँ पर भी आप एक जो बोर्ड में लिखवाया है ना, सेम चीज़ को फ़ोटो क्लिक करके या कुछ भी ऐसा करके वहाँ पे भी पोस्ट कर सकते हैं। आपके जो आसपास के लोग हैं, आपके जो टाउन के लोग हैं, आपके जो सिटी के लोग हैं, वो आपका वो पोस्ट पढ़ेंगे और उनको जब पता चलेगा कि यहाँ पे ऐसा काम शुरू हुआ है तो डेफिनेटली आपके पास एक बार ट्राई कराने तो ज़रूर आएंगे। क्योंकि ये ड्रेस वाला जो काम होता है ना, फिटिंग और फिनिशिंग का काम होता है, इसमें लोग हमेशा ऐसे इंसान से सिलवाना पसंद करते हैं जो फिटिंग, फिनिशिंग और डिज़ाइनिंग अच्छे से दे। तो उनको अच्छा लगता है कस्टमर्स को कि मेरी ड्रेस अच्छी बनी है, और वो खुश होते हैं ड्रेस को पहन करके, ठीक है। क्योंकि ड्रेस पे ही मूड डिपेंड करता है कि ड्रेस अच्छी होगी, फिटिंग फिनिशिंग अच्छी लगेगी और गुड लुकिंग लगेंगे तो मूड भी अच्छा ही रहता है। इसलिए ड्रेस सिलवाना वहीं प्रेफर करते हैं लोग जहाँ अच्छा काम उनको मिलता है। तो इसलिए आप व्हाट्सएप और फेसबुक पर भी इस तरह से पोस्ट अपलोड कर दीजिए। और इसके साथ आप कर सकते हैं कि पैम्पलेट बनवा लीजिए कि हमारे यहाँ पे सिलाई का काम शुरू हुआ है और इस तरह का आपको काम मिलेगा, जो भी डिज़ाइनर चीज़ें हैं, जो भी आपने बोर्ड में लिखवाया है इस तरह से, और एड्रेस मेंशन करके ऐसे पैम्पलेट आप छपवा लीजिए कुछ, और देन उनको आप पैम्पलेट को डलवा दीजिए न्यूज़पेपर में। कोई भी न्यूज़पेपर आपके सिटी में है जो बांटने का काम करते हैं, उनसे आप कॉन्टेक्ट करके फिर बता सकते हैं उनको कि हमें इस तरह का डलवाना है तो आप क्या प्राइस लेंगे। तो उस तरह से आप बात करके कांटेक्ट कर सकते हैं, उनसे बात कर लीजिए और न्यूज़पेपर में ज़रूर डलवा लीजिए। इससे आपका काम की जो ग्रोथ है वो बहुत ही अच्छी जाती है, बहुत हाई लेवल की जाती है, क्योंकि लोगों को बहुत जल्दी पता चल जाता है। ये मार्केटिंग होती है, किसी भी बिज़नेस को शुरू तो हम करते हैं, उसकी मार्केटिंग भी करना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से आप एडवर्टाइज़ करके अपने काम की जो मार्केटिंग है वो शुरू कर सकते हैं, और स्टार्टिंग में ही देख सकते हैं कि आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा, काफ़ी लोग आपसे कांटेक्ट भी करेंगे। अब गाइस इसके साथ मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ बताती हूँ कि आपको किन और चीज़ों का ध्यान रखना है। सारी चीज़ें आपकी सही है, आप बहुत अच्छे से फिटिंग फिनिशिंग करते हैं। इसके साथ आपको ध्यान में रखना है कि जो भी फैशन में चल रहा है, ट्रेंडी फैशनेबल जो चीज़ें चल रही हैं उन पे आपका फोकस होना चाहिए। कोई भी यूट्यूब चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। यूट्यूब पे बहुत सारे लोग अपलोड करते हैं इस तरह के वीडियोस जो भी ट्रेंडिंग फैशन में चलता है, तो उन ड्रेसेस पे आपका नज़र होनी चाहिए। शादी में गए, कहीं नई चीज़ देखी तो आपकी नज़र होनी चाहिए कि इस तरह के ड्रेसेस अभी मार्केट में है तो मुझे कटिंग और स्टिचिंग आनी चाहिए। क्या पता कौन सा कस्टमर हमारा बोल दे कि मुझे इस तरह का ड्रेस बनवाना है, और अगर आप ना कह देते हैं देन आपके कस्टमर पर थोड़ा सा बुरा इम्पैक्ट पड़ता है कि अरे हमें जिस तरह की चीज़ें चाहिए वो यहाँ पे नहीं मिलती हैं। तो इसलिए फैशन के साथ आप हमेशा बने रहें। जो भी चीज़ें नए मार्केट में आते हैं उन पे थोड़ा सा ध्यान रखें, उनकी कटिंग और स्टिचिंग को सीख लीजिए। पहले ही यूट्यूब पे अपलोड कर देते हैं लोग, जैसे ही न्यू आता है कोई भी चीज़ मार्केट में तुरंत ही हम यूट्यूबर्स का यही काम होता है, हमारा मार्केट में नज़र होता है और हम लोग उनकी फिर वीडियोज़ बना के अपलोड कर देते हैं, जिससे जो घर में काम करते हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, वो अच्छे से सीख सकते हैं और अपने काम को और आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो फैशन के हिसाब से भी आपको चलना पड़ेगा। अब गाइस इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपके आएगी रेट, कि आपको प्राइस क्या रखनी है, किस तरह से आप डिसाइड करेंगे। जैसा कि आपका न्यू बिजनेस है, न्यू काम है, तो आप प्राइस इस तरह से डिसाइड कर सकते हैं। जो भी आपके सिटी में, आपके एरिया में लोग हो जो इस तरह का काम करते हैं, सिलाई का काम करते हैं, तो उनका पता लगा लीजिए कि किस प्राइस में वो काम करते हैं और उनका लेवल क्या है। मतलब प्रोफेशनल तरीके से जो लोग काम करते हैं उनकी बहुत हाई फाई रेट होती है, तो उस लेवल तक आपको रेट में कॉम्पिटिटर नहीं बनना है। रेट में बिल्कुल भी ये मत सोचिएगा कि वो लोग इस तरह का काम सेम है और वो लोग कर रहे हैं इस तरह से तो वो 1500 ले रहे हैं तो आप भी लेंगे, ऐसा नहीं होता है। उनका बहुत पुराना बिजनेस होता है, कस्टमर बेस बना हुआ होता है और उनके काम का उनके कस्टमर को पता होता है, आपके काम का आपके कस्टमर को नहीं पता होता है। इसलिए स्टार्टिंग में थोड़े कम प्राइस में, आपके जो भी एरिया का जो प्राइस होता है उसमें कम प्राइस में आप सिलना स्टार्ट करना, जिससे कि आपके कस्टमर को आपकी फिटिंग फिनिशिंग काम कैसा है इन चीज़ों का पता चले। तो कुछ टाइम के बाद आपकी भी जो प्राइस है वो धीरे धीरे हाई हो जाएगी, आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, आपको साफ़ सफाई जो भी होती है ड्रेस में वो आपको पता चल जाएंगी। छोटी छोटी चीज़ें काम करने से पता चलता है। तो इस तरह से ही आपको प्राइस का भी ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा हाई शुरुआत में मत रखिएगा,
थोड़ा कम करके रखिए, जिससे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो, एक बार आपको मौका दें कि वो ड्रेस आपसे सिलवाएं। ठीक है। अब गाइस लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है। काम वगैरह सारी चीज़ें एक तरफ और ये एक पॉइंट अकेला एक तरफ होता है, सारी चीज़ों पे भारी है। ठीक है। तो आपको क्या करना है, कस्टमर लॉयल्टी बनाना है। कस्टमर लॉयल्टी आप कैसे बनाएंगे, जैसे मान लीजिए किसी कस्टमर ने आपको ड्रेस बनवाने के लिए दिया, तो आपने बोला कि इतने डेट को हम बना के दे देंगे, तो आपको उसी डेट पे बना के देना है। किसी भी कारण से इस तरह से बिल्कुल भी ना करें कि आपके कस्टमर को आपने बोला 2 दिन बाद, आप फिर वो आते हैं लेने के लिए, आप फिर बोलते हैं कि फिर 2 दिन बाद, तो इस तरह से आप नहीं करेंगे। कस्टमर बेस का जो बनाने का तरीका है वो यही होता है, जो टाइम आपने बोला उसी टाइम पे आप डिलीवरी करेंगे, उसी टाइम पे उनको ड्रेस बना के देंगे। इस तरह से आपके कस्टमर ज़्यादा जुड़ेंगे और आपसे बार बार काम करवाएंगे। ठीक है। और उसके साथ आपको क्या है, कस्टमर लॉयल्टी में आता है एक प्राइस के ऊपर भी। जब भी कस्टमर से आप ड्रेस लेते हैं बनवाने के लिए, तो आप उसी टाइम डिज़ाइन वगैरह सारी चीज़ तो पूछेंगे कि क्या क्या उनको बनवाना है, उसी टाइम प्राइस बता दीजिए। जो भी आपका फाइनल है, कम ज़्यादा वो बात की बात होती है, लेकिन उसी टाइम आपको बता देना है कि आप इतने चार्ज करेंगे, इतना आपको देना पड़ेगा, ऐसा करके। क्योंकि अगर कम या ज़्यादा करवाना है, कस्टमर उसी टाइम कर लेगा। अगर कस्टमर को ये पता नहीं हो जब डलवाने आते हैं ड्रेस कि इतना प्राइस लगेगा, और जब लेने आते हैं बनने के बाद उस टाइम अगर उनको आप बताते हैं कि इतना लगेगा, अगर उनको ज़्यादा लगा तो यहाँ पे थोड़ा सा जो है गड़बड़ हो जाता है, कस्टमर के साथ हमारा जो कनेक्शन वीक हो जाता है। क्योंकि उनको ज़्यादा लगेगा, वो कम करेंगे, और आप वो कम करेंगे तो आपको बुरा लगेगा। तो इन चीज़ों से बचने के लिए पहले डिसाइड करवा लें, कस्टमर को पहले बता दो इतने प्राइस लगेगी, अच्छा लगा उनको तो करवाएंगे, और वो थोड़ा कम करवाएंगे पैसे। अगर आपको कंफर्टेबल है उस प्राइस के साथ, थोड़ा वो कम करवाते हैं, देन आप भी सिल देंगे। तो वो पहले ही मामला सलट जाना चाहिए, बाद का काम बिल्कुल भी ना रखें। इस तरह से आपको सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए अपने बिजनेस को ग्रो करना है। और शुरू में थोड़े कस्टमर कम आते हैं तो बिल्कुल भी निराश नहीं होना है कि कस्टमर नहीं आ रहे हैं। कस्टमर लाने के तरीके आपको ढूंढना पड़ेगा, जो भी मैंने एडवर्टाइज वाला ऑप्शन दिया आपको, इस तरह से आप काम करके धीरे धीरे अपने काम को ग्रो कर सकते हैं। तो गाइज ये थे कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट होती है सिलाई के बिजनेस को ग्रो करने में, या सिलाई बिजनेस को स्टार्ट करने में। स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस कर दी है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कमेंट करके बताएं अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया, कुछ भी आपको और समझना है, कुछ भी आपको पूछना है, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, ठीक है, क्योंकि लाइक करने से ही हमें और वीडियो बनाने का जो मोटिवेशन मिलता है, और बहुत कम आप लोग लाइक करते हैं। सो लाइक जरूर करिए, कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल में नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल में कटिंग स्टिचिंग के आपको काफ़ी वीडियोस मिल जाएंगे, काफ़ी सारे वीडियोस हमने अपलोड कर रखे हैं, तो आप उनको भी विजिट कीजिए, सीखिए और अपने काम को और ग्रो कीजिए। सो थैंक यू सो मच गाइस इस वीडियो को देखने के लिए। मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।